दुनिया में कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें सफलता नहीं बल्कि इंसान के फैसलों की असली कीमत दिखाती है। एक गरीब किसान का बेटा जो कभी अमेरिका की जेल में बंद था, लेकिन कुछ ही सालों में दुनिया के सबसे खतरनाक ड्रग साम्राज्य का मालिक बन गया। ये कहानी है नेमेसियो ओसेगेरा सर्वांटिस उर्फ एल मेंचो की, और ऐसी ही सच्ची, रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली कहानियां लेकर आता है पॉकेट कहानी, जहां हर कहानी छोटी होती है लेकिन उसके पीछे छिपी सच्चाई बहुत बड़ी होती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पॉकेट कहानी। अमेरिका के टेक्सास बिग स्प्रिंग करेक्शनल सेंटर जेल में साल 1997 में बंदी 3 साल की सजा पूरी करके अपने देश मेक्सिको लौटता है। उसे अमेरिका में ड्रग्स तस्करी के आरोप में सजा मिली थी। इससे पहले भी वो 2 बार जेल जा चुका था। इसके बाद उसके दिमाग में ख्याल आता है कि वो जल्दी ही मेक्सिको के जलिस्को राज्य में पुलिस अफसर बन जाएगा, जो सबको हैरान कर देता है। उसके जानने वाले ये देखकर चौंक गए कि कैसे वो सीधे अपराधी से प्रशासन का हिस्सा बन गया। लेकिन ये सब कैसे हुआ? इसका मकसद था पुलिस विभाग में जाकर पुलिस ट्रेनिंग, सुरक्षा और काउंटर इंटेलिजेंस की सारी बातें सीखना, ताकि जब वो भविष्य में अपना ड्रग्स का कारोबार चलाए तो पुलिस को समझदारी से संभाल सके और पकड़ा न जाए। बस ऐसा ही हुआ। सब कुछ सीखने के बाद उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और अपना नाम बदल लिया। CJNG नाम का एक ड्रग कार्टेल है जो आज तक का सबसे खूंखार और बेरहम ड्रग कार्टेल माना जाता है। ये इतना खतरनाक और हिंसक है कि इसे ISIS जैसे खतरनाक आतंकवादी संगठनों से भी तुलना की जाती है। किसी भी शख्स को इस कार्टेल के पहनावे को देखकर धोखा हो सकता है। इसके हजारों लड़ाके जो सैन्य वर्दी जैसे कपड़े पहनते हैं, एक सेना जैसी काफिले के साथ अपने शिकार पर निकलते हैं, जिनके पास उनके देश के पुलिस से भी ज्यादा आधुनिक हथियार होते हैं। एल मेंचो का स्क्रू ड्रग कार्टेल अपने कारोबार के लिए मेक्सिको की सड़कों को खून से रंग दिया। चाहे आम लोग हों या राजनेता, पुलिसकर्मी हों या सेना के जवान, पत्रकार हों या जज, जो भी उसके रास्ते में आया उसे खत्म कर दिया। उसकी बर्बरता का असर ये था कि उसने दुनिया में अपना नाम बना लिया। 2016 में मेक्सिको के सबसे बड़े ड्रग लॉर्ड एल चापो की गिरफ्तारी के बाद एल मांचो ने उसका बहुत बड़ा बाजार हिस्सा अपने कब्जे में ले लिया और भी ताकतवर हो गया। मजेदार बात यह है कि वो पहले एल चापो की सहायक गिरोह का एक आम बॉडीगार्ड था। उसकी खतरनाक स्थिति का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां अमेरिका ने एल चापो की गिरफ्तारी पर $5 मिलियन का इनाम रखा था, वहीं एल मांचो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका ने $15 मिलियन का इनाम रखा है। लेकिन इसके बावजूद उसे अभी तक पकड़ा नहीं गया है। तो चलिए जानते हैं कि ड्रग्स की दुनिया का उभरता सूरज कौन है। एल मंचो, जो पाब्लो एस्कोबार और एल चापो जैसे ड्रग लॉर्ड्स के बाद बहुत कम समय में ड्रग्स की दुनिया का राजा बन गया है। उसकी संगठन CJNG अपने काम के लिए कितना आगे तक जाता है, और यहां आने वाली 90% ड्रग्स मैक्सिको से आती है। इसलिए अधिकारियों की नजर एक मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड पर है जिसका नाम नर्मिसियो सर्वांटिस या एल मंचो है। DEA उसकी गिरफ्तारी के लिए जानकारी देने वाले को $10 मिलियन का इनाम दे रही है। मैक्सिकन ड्रग्स का किंग पिन, जिसे एल मेंचो के नाम से जाना जाता है। इतना बड़ा इनाम एक शारीरिक रूप से मामूली दिखने वाले आदमी के लिए। यह दिखाता है कि शिकागो के सबसे बड़े दुश्मन की तलाश में कितनी गंभीरता है। CJNG अब मेटाम्फेटामाइन और दूसरी ड्रग्स के बड़े पैमाने पर उत्पादन और तस्करी में काफी आगे बढ़ चुका है। आज रात, जिसे एल मेंचो कहा जाता है, वो अभी भी फरार है, लेकिन उसका बेटा, जिसे मेचेटो कहा जाता है, अभी अभी मेक्सिको से अमेरिका लाया गया है ताकि उस पर मुकदमा चलाया जा सके। ड्रग कार्टेल्स अमेरिका में जंग छेड़ चुके हैं। अब अमेरिका के लिए कार्टेल्स के खिलाफ युद्ध छेड़ने का वक्त आ गया है। एल मेंचो का जन्म 1966 में नारंजो दे चिला, जो मिचोआकान राज्य के एक छोटे से शहर में हुआ था। वो अपने माता पिता और 5 भाइयों के साथ बड़ी हुई। उनका परिवार बड़ा था, लेकिन बहुत गरीब भी था।
वहां सिर्फ एवोकाडो की खेती ही आय का एकमात्र जरिया था। मैक्सिको में एवोकाडो किसान हमेशा ही मुश्किल हालात में रहे हैं, क्योंकि उनकी खेती ज्यादातर ड्रग कार्टल्स के नियंत्रण में होती है, जो उन किसानों को उनके हिस्से की भी कोई भुगतान नहीं करते। उस वक्त अल्मेंचो परिवार भी बहुत गरीब था। ड्रग माफियाओं को यह अन्याय सहना पड़ा। उस वक्त किसी को भी नहीं पता था कि एक दिन इस गरीब किसान के परिवार का लड़का मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग माफिया बन जाएगा। घर की खराब आर्थिक हालत के बीच एल मेंचो अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर पाया और 5वीं कक्षा में स्कूल छोड़ दिया और छोटे मोटे काम करके परिवार की आर्थिक मदद करने लगा। कम उम्र में ही उसके मन में यह ख्याल था कि उसे बहुत पैसा कमाना है, चाहे उसे इसके लिए कुछ भी करना पड़े। अमीर बनने की यह चाहत उसे अपराध की दुनिया में ले आई और 14 साल की उम्र में उसने ड्रग माफियाओं के लिए मारिजुआना के खेत ढूंढना शुरू कर दिया। लेकिन इतनी मेहनत से कितना पैसा कमाया जा सकता था? उसके सपने इन सब से कहीं बड़े थे। वो अपनी जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता था। इसलिए उसने अपना घर, अपना शहर और यहां तक कि अपना देश भी छोड़ने का फैसला किया। मेक्सिको छोड़कर वो अमेरिका में गैरकानूनी तरीके से रहने लगा। वहां उसने अपना असली नाम रुबेन ओसेगुएरा सर्वांतेस बदल दिया और वो अलग अलग नामों से छोटे मोटे अपराधों में फंस गया था। इन गैरकानूनी कामों की वजह से 1986 में पुलिस के सामने आना पड़ा। पुलिस ने उसे पिकअप ट्रक चोरी करने और लोडेड गन रखने के आरोप में गिरफ्तार किया। लेकिन एल मांचो यही नहीं रुका। जेल से बाहर निकलते ही उसने मेक्सिको और अमेरिका की सीमा इलीगली पार की और ड्रग माफियाओं के लिए ड्रग्स की तस्करी शुरू कर दी। इसी बीच उसे मेथाम्फेटामाइन के धंधे के बारे में भी काफी पता चला, जिसकी अमेरिका में मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। ये एल मांचो के जीवन का वो दौर था जब वो ड्रग्स की विभिन्न श्रेणियों और ड्रग्स की दुनिया को समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन इसी बीच 1989 में उसे फिर पुलिस के हवाले होना पड़ा, जब सैन फ्रांसिस्को में उसे ड्रग्स बेचते हुए गिरफ्तार किया गया। कई महीनों तक जेल में रहने के बाद उसे मेक्सिको वापस भेज दिया गया। लेकिन फिर भी एल मांचो का नाम भुलाया नहीं गया। उसने हिम्मत नहीं हारी और अपने काम को रोकने का सवाल ही नहीं आया। वो वापस अमेरिका आ गया और अपने बड़े भाई अब्राहम के साथ ड्रग्स बेचने लगा। उस वक्त तक एल मांचो इतना चालाक हो चुका था कि एक घटना से अंदाजा लगाया जा सकता है। जब साल 1992 में वो और उसका बड़ा भाई अब्राहम सैन फ्रांसिस्को के एक बार में हीरोइन का सौदा करने गए थे। सारे सौदे उसके भाई ने किए और उसे बस वहां देखना था। जब दोनों का काम खत्म हुआ और वो वापस लौटे, एल मंचो ने क्लाइंट को रोका नहीं। उसने क्लाइंट की कार देखी, जिसमें पैसे थे जो बहुत साफ सुथरे और व्यवस्थित तरीके से पैक थे। जैसे ही उसने पैसे देखे, उसने अपने भाई से कहा कि जिन लोगों के साथ उसने सौदा किया था वो असल में ग्राहक के रूप में छुपे हुए पुलिस अधिकारी थे और वह आगे उनसे सावधान रहने की जरूरत थी। एल मांचो की शक बिल्कुल सही निकली, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पुलिस ने उनके बारे में सब कुछ पता कर लिया था और घटना के 3 हफ्ते बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों को अदालत में जज के सामने पेश किया गया, जहां एल मांचो ने अपने खिलाफ लगे सभी आरोपों को मानने से इनकार कर दिया और खुद को निर्दोष बताया। लेकिन जब उसे बताया गया कि अगर वो सच नहीं बोला तो उसके बड़े भाई को उम्र कैद की सजा होगी, तब उसने सच मान लिया। अपने भाई के लिए अपराध किया था। इसके बाद उसे वेस्ट टेक्सास के एक प्राइवेट जेल बिग स्प्रिंग करेक्शनल सेंटर भेज दिया गया, जहां उसे 5 साल की सजा काटनी थी। वहां उसने अपने जैसे कई जवानों से मुलाकात की, जो बाद में उसकी गैंग का हिस्सा बनने वाले थे। वो इस जेल में 3 साल रहा। इसके बाद 1997 में पैरोल पर रिहा होकर मेक्सिको वापस भेज दिया गया। इसके बाद एल मेंचो का अगला कदम सबको हैरान कर देने वाला था। वो अमेरिका से मेक्सिको वापस लौट आया और जलिस्को स्टेट पुलिस में शामिल हो गया।
और वो जेलिस्को के काबो कोरिएंटेस और टोमाट्लान में पुलिस ऑफिसर बन गया। उसे पुलिस बार बार पकड़ती थी, इसलिए उसने सोचा कि खुद पुलिस में शामिल होकर उनके काम करने के तरीके सीख ले, ताकि भविष्य में उसका काम आसान हो सके। बाद में पुलिस ट्रेनिंग और काउंटर इंटेलिजेंस की समझ उसके लिए बहुत काम आने वाली थी। कुछ समय बाद उसने पुलिस की नौकरी छोड़ दी और मिलेनियम कार्टेल में शामिल हो गया। यहां उसे पहला हिटमैन का काम मिला, जिसमें उसे मिलेनियो कार्टेल के संस्थापक आर्मांडो वालेंसिया कॉर्नेलो की हर कीमत पर सुरक्षा करनी थी। अपने पुलिस बैकग्राउंड की वजह से एल मेचो इस काम में एक्सपर्ट बन चुका था, लेकिन वो जल्दी आगे बढ़ना चाहता था। इसके लिए उसने रोसालिंडा गोंजालेज वेलेंसिया से शादी कर ली, जिनके पिता और भाई मिलेनियो कार्टेल में काफी नामी थे। मिलेनियो कार्टेल धीरे धीरे बढ़ने लगा, लेकिन इसी बीच 2003 में जब मेक्सिकन अधिकारियों ने उसके बॉस अर्मंडो को गिरफ्तार कर लिया, तो मौका देखकर मेक्सिकन कार्टेल लॉस जेटास ने मिलेनियो कार्टेल पर जबरदस्त हमला कर दिया। मिलेनियो कार्टेल को बचाए रखने के लिए एल चापो को उसकी सहायक कंपनी बनना पड़ा। सिनालोआ कार्टेल में, जहां एल चापो की पत्नी के चाचा नाचो कोरोनेल मेंचो को कोरोनेल का बॉडीगार्ड और हिटमैन बनाया गया था, वही एसएमएल मांचो समहाउ एल चापो से जुड़ा हुआ था। हालांकि उस वक्त एल चापो उसकी नजर में कोई खास अहमियत नहीं रखता था, और उसे ये पता भी नहीं था कि आने वाले वक्त में ये आम सा बॉडीगार्ड उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन जाएगा। वक्त गुजरता गया, कई साल बीते, और एल मेचो मिलेनियो कार्टेल में अपनी पकड़ मजबूत करता गया। उसने ऐसे तेज निशानेबाजों की टीम बनाई जो किसी को भी बिना किसी शक के धोखा नहीं दे पाते थे। मिलेनियो कार्टेल का काम ही अच्छी तरह चल रहा था, खासकर जालिस्को और कोलिमा राज्यों में। साथ ही सिनालोआ कार्टेल के लिए ड्रग्स की तस्करी भी हो रही थी और उनकी वित्तीय हालत भी बहुत अच्छी थी। लेकिन कहानी में एक दिलचस्प मोड़ तब आया जब 2010 में नाचो कोरोनेल को सेना की छापेमारी के दौरान मार दिया गया। इससे कुछ महीने पहले मिलेनियो कार्टेल के टॉप लीडर ऑस्कर ऑरलैंडो नावा वेलेंसिया को भी गिरफ्तार किया गया था। दोनों के गैर मौजूदगी में मिलेनियम कार्टेल टूटने लगा और जल्द ही दो समूहों में बंट गया, लॉस टॉर्सिडोस और ला रेसिस्टेंसिया, जिनमें लॉस टॉर्सिडोस का मुखिया एल मेंचो था। जल्दी ही दोनों गुटों के बीच जालिस्को में ड्रग तस्करी के लिए भिड़ंत होने लगी। इस दौरान एल मेंचो ने अपनी इतनी खूनी छवि दिखाई कि उसने जालिस्को की सड़कों को अपने विरोधियों के खून से रंग दिया। एक ही वार में जालिस्को की हत्या दर दोगुनी से भी ज्यादा हो गई। दूसरे गुट के सारे लोग या तो मार दिए गए या शहर छोड़ने पर मजबूर हो गए। ये उसकी पहली बड़ी जीत थी, जिसने मैक्सिकन ड्रग लॉर्ड्स को हिलाकर रख दिया। उसने जालिस्को के ड्रग कारोबार पर अपना कब्जा जमाया और सब कुछ बदल दिया। उसने अपनी संगठन का नाम रखा कार्टेल दे जलिस्को नुएवा जनरेशन, यानी सीजेएनजी। कुछ गोलियों के निशान उसकी त्वचा पर हैं। ये दिखाते हैं कि मेक्सिको की सरकार इसे हल्के में नहीं लेगी। ड्रग्स के कारोबार में कदम रखने के लिए उसका मकसद था सारे ड्रग इलाके अपने कब्जे में कर लेना। उसकी पहली टारगेट लिस्ट में थे लॉस जेटास, जो मेक्सिको का सबसे खतरनाक और हिंसक ड्रग कार्टेल था। ये कार्टेल पहले मेक्सिको की सुरक्षा बलों के कुछ पूर्व कमांडो द्वारा बनाया गया था। एल मेंचो ने सीजेएनजी बनाने से पहले एक ग्रुप बनाया था जिसका नाम था जेटा किलर्स, जिसका मकसद था लॉस जेटास कार्टेल को खत्म करना। उसके लोग ऑनलाइन कई वीडियो डाल चुके थे जिसमें उसने लॉस जेटस को निर्दोष लोगों का हत्यारा बताया था और खुद को उनका रक्षक कहा था। लेकिन सीजेएनजी के बनने के बाद मेक्सिको की जनता पहले ही जान चुकी थी कि ये संगठन लॉस जेटस से भी ज्यादा खूनी है। इसका एक उदाहरण तब देखने को मिला जब एल मेचो ने लॉस जेटस पर हमले किए ताकि वेरेकुस के इलाके पर कब्जा कर सके। इन हमलों के चलते 20 सितंबर 2011 को वेरेकुस के बोका डेल रियो इलाके में 2 ट्रक मिले जिनमें 35 लोग मरे हुए थे। सीजेएनजी के दावे के मुताबिक ये सभी लोग लॉस जेटास के मेंबर थे जिन्होंने उसे एक संदेश दिया था
कि मौत की डोरी को काटकर अब उनका कारोबार इसी इलाके में चलेगा। एल मंचो, जो बहुत चालाक था, लॉस जेटास को टारगेट कर रहा था और खुद उनकी नकल करते हुए उसने अपनी ग्रुप सीजेएनजी बनाई। हिंसक तरीके से लेकर मिलिट्री यूनिफॉर्म, हथियार और टैंक तक उसने लगभग सब कुछ कॉपी किया। जो भी उसे दूसरे कार्टेल्स में अच्छा लगता वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना लेता। इसी चतुराई से उसने जैसे ही देखा, सेना भी ऐसे ही थी। सेना और उसके हथियार उनके देश की पुलिस से कहीं ज्यादा थे। इस बढ़ती ताकत को देखकर जहां सैकड़ों नौजवान सीजेएनजी में शामिल हो रहे थे, कुछ लोग सोशल मीडिया पर वीडियो डालते थे अपनी ताकत दिखाने के लिए, ताकि और नौजवान उनसे जुड़ जाएं। इन वीडियोस में कभी कभी किसी का सिर काटते भी दिखाते थे। साथ ही युवाओं को अपनी गैंग में शामिल करने के लिए एक रॉबिन हुड जैसी रणनीति भी अपनाई जाती थी, जिसके तहत कभी कभी गरीब युवाओं को खाना और घर दिया जाता था, तो कभी उन्हें नौकरी के लालच में फंसा लिया जाता था। फिर उन्हें सीजेएनजी का हिस्सा बनने के लिए कड़ी ट्रेनिंग दी गई। इसी तरह एल मेंचो की 5000 जवानों की फौज तैयार हो गई थी। लॉस जेटास की ताकत कम करने के बाद एल मेंचो ने द नाइट्स टेम्पलर और दूसरे कार्टेल्स को निशाना बनाया और उनके इलाकों पर कब्जा कर लिया। अपनी जोरदार और हिंसक तरीकों की वजह से उसने जालिस्को से कोलिमा और गुआना जुआतो से मिशोअकन तक ड्रग्स की तस्करी का अपना नेटवर्क मजबूत कर लिया। सीजेएनजी सबसे पहले मेथाम्फेटामाइन की कैटेगरी में शामिल हुआ, जिसमें उसने इसकी उत्पादन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन तक का काम संभाला। अपनी मेट लैब बनाने के लिए सीजेएनजी के पास 100 से ज्यादा लैब्स थी, जो बहुत ही दूर दराज इलाकों में बनाई गई थी। ज्यादातर लैब्स घने जंगलों में थी, जहां बच्चों से लेकर महिलाओं तक को जबरदस्ती काम पर लगाया जाता था और जो भी काम करने से मना करता उसे मार दिया जाता था। एल मांचो मेट ट्रेड में खूब पैसा कमा रहा था, लेकिन उसका सपना था अमीरों की ऊंचाइयों तक पहुंचना। इसलिए उसने अपने कार्टेल को बढ़ाया और मेथ के साथ साथ कोकीन, हेरोइन और फेंटेनाइल का भी कारोबार शुरू कर दिया। एल मांचो की अगुवाई में सीजेएनजी एक बहुत ही खतरनाक ड्रग कार्टेल बन गया, जो बहुत कम समय में तेजी से बढ़ा। ड्रग्स के व्यापार के अलावा एल मांचो तेल की चोरी, मानव तस्करी, फिरौती और प्रवासी तस्करी जैसे कामों में भी शामिल था। वो व्यापार मालिकों और स्वतंत्र ड्रग तस्करों का दुश्मन था। वो मैक्सिकन अपराध की दुनिया में उगता हुआ सूरज था, जिसने ड्रग्स की दुनिया में अपनी छाप छोड़ी। जहां उसने दूसरे ड्रग कार्टेल्स के धंधे को बर्बाद किया, वहीं उसने मैक्सिकन अधिकारियों की चिंता भी बढ़ा दी। मैक्सिकन अधिकारी उसकी आक्रामकता को सबसे ज्यादा लेकर चिंतित थे। व्यवहार ऐसा था कि बाकी ड्रग माफिया भ्रष्ट पुलिस अफसरों और नेताओं को रिश्वत देकर अपना कारोबार चलाते थे, लेकिन एल मेंचो के लिए सिर्फ एक ही कानून था, मौत। वो किसी पर भी गोली चलाने से पहले 2 बार नहीं सोचता था। जहां उसे लगता कि कोई उसके काम में दखल दे रहा है, वो उसे मार देता था। पुलिस हो या सेना, नेता हो या मंत्री, पत्रकार हो या जज, वो अपने रास्ते में आने वाले हर पद वाले व्यक्ति का शिकार करता था। अधिकारी उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे पड़े थे, लेकिन वो हमेशा बच निकलता था। जब भी पुलिस उसके ठिकाने पर छापा मारती थी उसे पकड़ने के लिए, तो लोग रास्तों पर बैरिकेड लगा देते थे ताकि उसे सुरक्षित बाहर निकाल सकें। कभी कभी रास्ते के किनारे की दुकानों और वहां खड़ी कारों में आग लगा दी जाती थी। पुलिस ट्रेनिंग में सीखी गई चालाकियां भी उसे बच निकलने में मदद करती थी। एल मेंचो की होशियारी का एक उदाहरण यह था कि उसने अपने जासूस मैक्सिकन सरकार और पुलिस में घुसा रखे थे, जिससे उसे पुलिस की कार्रवाइयों की पहले से खबर मिल जाती थी और वो बच निकलता था। पुलिस ऑपरेशन में वह तो बच जाता था, लेकिन उसके कई साथी। इस दौरान कई लोग मारे जा सकते थे। पुलिस ने गिरफ्तार किए गए गैंग के एक मेंबर, उसका बेटा रुबेन ओसेगुएरा गोंजालेज था।
एल मांचो ने भी पुलिस की कार्रवाई का जवाब अपने तरीके से दिया। बदले में उसने पूरे पुलिस काफिले को बम से उड़ाने की कोशिश की। यह घटना अप्रैल 2015 में हुई थी, जब उसके लोग जलिस्को से गुजर रहे पुलिस काफिले पर हमला कर बैठे। इस हमले में 15 पुलिसकर्मी मारे गए और 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। ये सुरक्षा बलों पर सबसे खतरनाक हमलों में से एक था। मेक्सिको के इतिहास की सबसे खतरनाक गैंग फोर्सेज में से एक। इस हमले से लगभग 20 दिन पहले 19 मार्च 2015 को एल मेंचो की गैंग के सदस्यों ने ओकोटलान शहर में असॉल्ट राइफल्स और ग्रेनेड लॉन्चर से 5 पुलिस अफसरों को मार डाला था। लगातार निशाना बनाए जाने की वजह से एल मेंचो को ओकोटलान शहर में पुलिस ने गोली मार दी। मैक्सिकन अधिकारियों की क्रिमिनल लिस्ट में उसका नाम सबसे ऊपर था। सुरक्षा बलों ने उसे पकड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर बार मैक्सिकन पुलिस कमजोर पड़ जाती थी। उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती सीजेएनजी के मिलिट्री ग्रेड हथियार थे, जिसमें मशीन गन, आरपीजी और बहुत खतरनाक 50 कैलिबर स्नाइपर राइफल शामिल थी। पुलिस के पास बहुत पुराने और कमजोर हथियार थे, जो उनके मुकाबले के लिए काफी। दोस्तों के साथ जन्मदिन मनाने के लिए एल मांचो उसे सोने के लिए बेहोश करना चाहता था, ताकि बिना इजाजत उसके इलाके में दाखिल हो सके। लेकिन सेनालोआ कार्टेल ने $2 मिलियन और बहुत सारा ड्रग्स का स्टोर देकर एल चापो के बेटों को बड़ी मांगों के साथ रिहा करा दिया। इस घटना के बाद उसने साफ कर दिया कि अब एल चापो का जमाना खत्म हो गया है और वो खुद मेक्सिको का सबसे बड़ा ड्रग लॉर्ड और डॉन है। हर गुजरते साल के साथ एल मांचो और उसका कार्टेल सीजेएनजी और भी ज्यादा ताकतवर होता गया। नहीं उसकी ड्रग तस्करी में भौगोलिक विस्तार रुका, कम नहीं हुआ, नहीं उसकी हिंसा रुकी। जो भी उसके रास्ते में आया, उसने उसे तबाह कर दिया। जिसे मारने में वो नाकाम रहा, उसे इतना बुरी तरह मारा कि वो हर बार मौत से डरने लगा और उसकी नींद उड़ गई। साल 2020 में
उसकी गैंग सीजेंजी ने मेक्सिको सिटी के सबसे सुरक्षित इलाके पसेओ देला रिफॉर्मा में मेक्सिको के पुलिस प्रमुख ओमार गार्सिया हार्फुज के काफिले को रोक दिया और उन पर जोरदार हमला कर दिया। कुछ मिनटों तक उनकी बुलेट प्रूफ एसयूवी पर 400 से ज्यादा गोलियां चलाई गई। इन गोलियों में से 3 ओमार को भी लगी, लेकिन वो भाग्यशाली था कि बच गया और उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया। लेकिन इस हमले में उसके 2 बॉडीगार्ड और एक महिला आम नागरिक की मौत हो गई। ओमार जब बेहोश से होश में आया तो उसने सबसे पहले अस्पताल के बिस्तर पर लेटे हुए ट्वीट किया, जिसमें उसने एल मेंचो को इस हमले का जिम्मेदार बताया और उसे मेक्सिको का सबसे बड़ा अपराधी घोषित किया। अपने बारे में यह सुनकर एल मेंचो घबराया नहीं, बल्कि उसका हौसला और भी मजबूत हो गया और उसी महीने कोलिमा में उसने एक संघीय जज ओरियल विल्लेगास ऑर्टिज और उसकी पत्नी को बेरमी से मार डाला। उसके बाद उसने जलिस्को के पूर्व गवर्नर अरिस्टोटल्स सैंडोवाल को भी मौत के घाट उतार दिया। उसने अपनी पत्नी एल मेंचो को भी मार डाला ताकि अपने कई अपराधी धंधों को चलाता रह सके। उसने इतने बड़े बड़े हत्याकांड किए हैं कि उसने फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट के हेड सैंटियागो निएटो और सिक्योरिटी एंड सिटीजन प्रोटेक्शन के सचिव अल्फोंसो दुराजो को जान से मारने की धमकी भी दी। उसके आतंकवाद के चलते सीजेंजी ने अपना ड्रग साम्राज्य मेक्सिको के 32 राज्यों से बढ़ाकर 31 राज्यों तक फैला दिया। इसका कार्टेल आज दुनिया के 7 महाद्वीपों से ड्रग्स तस्करी करके 6 महाद्वीपों तक पहुंचाता है। अमेरिकन एजेंसी ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक डीए के मुताबिक सीजेएनजी का असर अमेरिका के 50 राज्यों में फैला हुआ है। अमेरिका में तस्करी किए जाने वाले कुल ड्रग्स में से 1/3 इसी कार्टेल के जरिए आता है। सीजेएनजी हर महीने अमेरिका में करीब 5 टन कोकीन और 5 टन मेथाम्फेटामाइन की तस्करी करता है। इसके चलते अमेरिका में सालाना आने वाली कोकीन की कुल कीमत लगभग 50% कम हो जाती है, जो करीब $8.1 बिलियन है, जबकि सालाना क्रिस्टल मेथ का कारोबार करीब $4.6 बिलियन का है। मैक्सिकन सरकार के अनुसार एल मेंचो के इस खतरनाक कार्टेल की संपत्ति लगभग $50 बिलियन है और इसकी कुल संपत्ति करीब $1 बिलियन के आसपास है। मेक्सिको के एक बड़े अधिकारी थॉमस जेरोन के मुताबिक आज मेक्सिको में मुख्य रूप से सिर्फ 2 कार्टेल बचे हैं। पहला है सिनालोआ कार्टेल, जिसका सबसे बड़ा नेता एल चैपो था, और उसके पकड़े जाने के बाद दूसरा नेता एल मायो है, लेकिन उनके बीच अब काफी उथल-पुथल मची हुई है। दूसरा कार्टेल है सीजेएनजी, जिसने अपनी पहली ही दशक में वो मुकाम हासिल कर लिया जो सिनालोआ कार्टेल को कई दशकों में मिला था। सीजेएनजी अब तेजी से सिनालोआ कार्टेल के इलाकों में घुसपैठ कर रहा है, जैसे बाजा, कैलिफोर्निया, सोनोरा और यहां तक कि एल चैपो के गृह राज्य में भी। चापो और उसके साम्राज्य पर कब्जा। ये बढ़ता हुआ ड्रग्स का साम्राज्य अमेरिकी सरकार को मेक्सिकन सरकार से ज्यादा परेशान कर रहा है। अमेरिका पिछले 10 सालों से उसे यहां ड्रग्स सप्लाई करने के लिए सजा देने की कोशिश कर रहा है। मेक्सिकन अधिकारियों के साथ साथ अमेरिकी एजेंसियों ने भी दिन रात सैकड़ों लोगों और उनके रिश्तेदारों को पकड़ा है। 2020 में डीए ने अपनी 6 महीने की मुहिम के दौरान 750 सदस्यों से 20 मिलियन की संपत्ति जब्त की और उन्हें जेल भेजा। तो अधिकारियों की लगातार कार्रवाई की वजह से कई उसके रिश्तेदार भी जेल जा रहे हैं, जिनमें उसका बेटा रुबेन ओसेगुएरा, उसके 2 भाई एंटोनियो ओसेगुएरा और अब्राहम ओसेगुएरा शामिल हैं। उसका साला अबीगेल वैलेंसिया और उसकी पत्नी रोसालिंडा गोंजालेज वैलेंसिया भी इसमें फंसी हुई है। लेकिन इन सब गिरफ्तारियों के बाद भी दोनों देशों की सरकारें एल मेंचो को पकड़ नहीं पाईं। साल 2022 में खबर आई थी कि वो ग्वाडालजारा के एक अस्पताल में बीमारी के चलते मर गया, लेकिन अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया कि ये सिर्फ उसे बचाने के लिए किया गया झांसा है। एल चापो और एल मेंचो के बाद मेक्सिको की वो माफिया है जिसे अमेरिका पकड़ने के लिए बहुत बेचैन है। पहले अमेरिका ने उस पर $5 मिलियन का इनाम रखा था, जो 2018 में बढ़ाकर 10 मिलियन और फिर दिसंबर
2024 में 15 मिलियन कर दिया गया। लेकिन इतनी बड़ी इनाम राशि के बावजूद आज तक उसे पकड़ना मुमकिन नहीं हुआ। उसकी पुलिस गिरफ्तारी से दूर रहने की सबसे बड़ी वजह यह है कि एल चापो और पाब्लो एस्कोबार शोहरत के भूखे थे और हमेशा जनता का ध्यान अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते थे, इसलिए उन्हें पुलिस के सामने आना पड़ा। इसके उलट एल मेंचो को बिल्कुल भी पब्लिक अटेंशन पसंद नहीं है। जालिस्को, मिचोआकान और कोलिमा जैसे शहरों से दूर इलाकों में रहता है और अपनी सुरक्षा के लिए समय समय पर जगह बदलता रहता है। वो अपनी कैटेल के लोगों से भी नहीं मिलता। आम जनता तो दूर की बात है, अब तक सिर्फ कुछ चुनिंदा सीजेएनजी के लोग ही उसे देख पाए हैं। सरकार के पास भी उसकी सिर्फ कुछ ही तस्वीरें हैं। उसके 3 से 4 फोटोज हैं जो बहुत पुरानी हैं, इसलिए अधिकारियों के पास उसकी सही पहचान तक नहीं है। इसके अलावा वो बहुत अनुशासित इंसान है। वो न तो ड्रग्स को छूता है और न ही शराब को, क्योंकि उसकी पर्सनालिटी ड्रग माफियाओं से बिल्कुल उल्टी है। इसलिए वो अभी भी कानून के हाथों से बचा हुआ है और पहाड़ों में एक शांतिपूर्ण जिंदगी जी रहा है। ड्रग्स की दुनिया में बहुत पैसा और ताकत है, लेकिन सच ये है कि ड्रग साम्राज्य किसी एक शख्स पर निर्भर नहीं होता। यहां सिंहासन अस्थिर होता है, जिस पर जो बैठता रहता है वो वक्त के साथ बदलता रहता है। जिस शिखर पर आज एल मेचो है, कभी एल चापो, कभी पाब्लो एस्कोबार हुआ करते थे। एक तरफ था चालाक एल चापो, जो पुलिस की नाक के नीचे से 2 बार जेल से फरार हो गया, और दूसरी तरफ था पाब्लो एस्कोबार, जिसे बस जेल जाना आता था। जेल वो खुद बनाता था और वहां के सारे गार्ड भी उसके थे।